Hello everybody, my name is Neha Sachdev and I'm again here on the Step Up Academy's platform. आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बिकॉज एग्जाम्स को हार्डली फ्यू डेज बचे हैं, बैक काउंटिंग शुरू हो गई है. होल्ड योर ब्रेथ्स टाइट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर कमिंग एग्जाम. तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लिटरेचर में से जो अब कुछ जो चेंज हुआ है वो पहले मैं बता देती हूँ. पहले लिटरेचर में से आपके शॉर्ट आंसर आते थे, लॉन्ग आंसर आते, बट इस बार से आपके लिटरेचर में से एमसीक्यूज भी आएंगे. तो एक हुआ हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, रीडिंग स्किल्स वाला सेक्शन ए. सेक्शन बी होता है वहाँ राइटिंग स्किल्स, जिसमें नोटिस राइटिंग आती है, आर्टिकल आता है, रिपोर्ट आती है, लेटर आते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. थर्ड पार्ट जो होता है वो हमारा लिटरेचर बेस्ड होता है, जिसमें 2 बुक्स हमने पढ़ी है. मेन रीडर बुक दैट इज फ्लामिंगो, सप्लीमेंट्री रीडर बुक दैट इज विस्तास. अब यहाँ पर एग्जाम में क्या होगा कि इन्हीं में से कुछ एक्सट्रैक्ट्स लिए गए हैं, मतलब कुछ पूरी चैप्टर का एक आध कोई रैंडम पैराग्राफ कहीं कहीं से लिया और उसकी बेस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं. तो ये कुछ नई चीज थी एमसीक्यूज में, बिकॉज अब जो लिटरेचर के जो एमसीक्यूज आएंगे इट वुड बी वेरी मच प्रिस्क्राइब्ड एज पर द पैराग्राफ व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंप्लीट चैप्टर. ऐसा कुछ आपको मिलने वाले, जिसको हम फटाफट से इस वीडियो में देख लेते हैं, जिसमें हमने एंटायर सप्लीमेंट्री रीडर बुक के हमने पार्ट्स लिए हैं और कुछ सैंपल्स के थ्रू हम इनको डिस्कस करने वाले, जो प्रोबेबली आ सकते हैं आपके रियल एग्जाम में. ऐसे पैराग्राफ जो हमें लगता है दे होल्ड हाई इंपॉर्टेंस एंड दे हैव गुड वेटेज. तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स प्रोसीड विद द लिटरेचर एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. अब सबसे पहले हमारा पैराग्राफ, आई होप याद आ गया होगा, मुकेश ये कौन सा वाला, रैक पिकर वाला. यस एग्जैक्टली. सो दिस सेक्शन हैज सब सेक्शन 5, 6, 7, 8, 9. देयर आर अ टोटल ऑफ 30 क्वेश्चंस इन द सेक्शंस. अब ये आपको सब पता ही होगा जो लिटरेचर में आता है. हम यहाँ से 5 से क्यों शुरू हुआ, बिकॉज इससे पहले का पार्ट आपका पहले आ चुका है. हम सेक्शन 1 डिस्कस कर चुके हैं, सेक्शन 2 डिस्कस कर चुके हैं. अब यहाँ पे हम बात करें थर्ड सेक्शन की, विच इज लिटरेचर सेक्शन 3. सो दिस सेक्शन has subsection 5, 6, 7, 8 and 9. There are total of 30 questions in this section. Attempt any 26 questions from section 5 to 9. इन यहाँ से लेकर कोई भी आपको, आप बोल दो ऐसे 4 करना है, बिकॉज आपको ऑल टुगेदर 30 क्वेश्चंस है. एक में अप्रॉक्सीमेट 3, 4, 5 और 5, 6 30. तो आपको एक आध सेक्शन को ही छोड़ सकते हो, बिकॉज यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 26 क्वेश्चंस. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट फॉलो. Mukesh insists on being his own master. I'll be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars, I ask. I'll learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets. तो आपको याद आया जो हमने पढ़ा था, yes exactly. तो ये आपकी बुक में से मेन को आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक विस्ताज है, उसमें से जो कंप्लीट चैप्टर थी उसमें से एक पैराग्राफ को हमने एक्सट्रैक्ट करा है. और जो एमसीक्यूज अब पूछे जाएंगे इट वुड बी जस्ट बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. जरूरी नहीं है आपको चैप्टर के बारे में डीप में पता था या नहीं पता था, नहीं भी पता था. तो लिटरेचर में से देखो अब आपको बड़ी पिक्चर क्लियर हो रही कि कितने लाइक लैंग्वेज को ना इतना सिंपल बना दिया है. इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए इतना स्कोरिंग बना दिया, जो अभी तक कभी स्कोरिंग नहीं होता था, लेकिन अब वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स स्कोरिंग. कैसे देखो, रीडिंग हमने देखा था कोर पैसेज में दिया रहता है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, तो वो फुल एंड फुल स्कोरिंग था. मतलब 20 मार्क्स का रीडिंग स्किल्स आता है, 20 में से हम एटलीस्ट 18 to 19 तो स्कोर कर ही सकते हैं. राइटिंग स्किल्स की बात करें तो हमें फॉर्मेट पे ध्यान देना था और उसमें हम थोड़ा बहुत राइटिंग में ऊपर नीचे मान सकते हैं. तो अगेन 20 मार्क्स की राइटिंग होती है, उसमें से हम थोड़ा कंसिडर कर ले, एटलीस्ट 15 तो हम स्कोर कर सकते हैं. चलो रीडिंग में भी हमने 4-5 मान लिए कि गलती से गलत हो जाए, तो 15, 30 आउट ऑफ 40 हमने 30 तो स्कोर कर ही लिए हैं. एंड इफ यू हैव वॉच्ड ऑल आवर वीडियोज वेरी डेडिकेटेडली एंड रिलीजियसली, तो फॉर 30 जो मैं बोल रही हूँ ना वो तो ऐसे ही आपसे हो जाएगा और यू कैन डेफिनेटली गो टुवर्ड्स 35 और 36. अब बात करते हैं जो हमारा रिमेनिंग कितना बचा. अब जो हमारा रिमेनिंग 40 मार्क्स का लिटरेचर है,
उसमें से भी अब आप देख सकते हो कि जो 30 क्वेश्चंस हैं वो कितने क्लियर एक्सप्लिसिट है। आपको कुछ नहीं रटना, कुछ नहीं प्रैक्टिस करना, बस आपको ये पैराग्राफ को पढ़ना है और इसकी बेस पर जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में एलिमिनेट करके राइट आंसर को जस्टिफाई करना। कितना स्कोरिंग हो गया यार इंग्लिश का पेपर, तो इतना ज्यादा स्कोरिंग है, सो व्हाई नॉट डू इट, प्रैक्टिस एटलीस्ट वन वेरी थॉरोली। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं, इसको एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके थे, रिज्यूम करते हैं फिर से और फिर हेड करेंगे टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको ऐसा लगता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो? जब हमने रीडिंग स्किल में स्ट्रैटेजी देखी थी हमेशा क्या होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड इफ यू हैव द क्वेश्चन स्टेम इन माइंड देन अटेम्प्ट रीडिंग द पैराग्राफ अकॉर्डिंगली। तो हम वही स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। लेट्स head with the question first. What does the author try to convey by the expression being his own master? Author क्या बताना चाहते हैं जब उन्होंने मुकेश को ऐसा बोला कि being his own master, he want to be his own master, तो क्या बताना चाहते थे? हमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा क्लियर पिक्चर हमें समझ में आ जाएगी। मुकेश इंसिस्ट, वो हमेशा इंसिस्ट करता रहता है किस बात पर? on being his own master. I'll be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. I'll learn to drive a car. He answers, looking straight into my eyes. अभी हमारा यहीं पर था बिकॉज हमें इसी का आंसर देना था, तो हम इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ लिया सफिशियंट है। क्या हमने ध्यान दिया? मुकेश पहली बात वो इंसिस्ट करता है, इंसिस्ट करने का था लाइक बहुत डीपली अर्ज करना, रिक्वेस्ट करना, अपनी बात पे अड़े रहना, लाइक be very adamant, be very clear in the goal. और I'll be a motor mechanic, he announces, ऐसा वो request नहीं करता, urge नहीं करता, plead नहीं करता, वो announce कर देता है, declare कर देता है कि ऐसा ही है। Now, do you know anything about cars? I ask। और फिर जब author उनसे पूछते हैं मुकेश से क्या तुम्हें कुछ cars के बारे में पता है, तो फिर ये ऐसा बोलता है कि I learn, he is very hopeful कि मैं कर लूँगा, confident है, ये सब पता चल रहा है। चलो अब हेड करते हैं towards question. What does the author try to convey by the expression being his own master? मुकेश is disobedient to the elders. ऐसा लगा कि वो बड़ों की बात को disobey कर रहा था, उन्होंने कुछ और बोला और ये कुछ और कह रहा था। Of course ऐसा तो था because बैंगल मेकिंग, ये जो मुकेश की पूरी फैमिली थी, as a legacy, as a tradition, इनको क्या करना होता था? बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होना होता था। बट मुकेश के ड्रीम थोड़े से डिफरेंट थे, तो इसीलिए क्या ऐसा बोल सकते हैं वो disobedient? क्या उन्होंने मुकेश ने अपने बड़ों से लड़ाई झगड़ा किया, उनके अगेंस्ट कुछ रिफ्यूट किया, काउंटर किया, उनको मारा वारा, अब्यूज कर, ऐसा कुछ तो समझ नहीं। तो हम ये नहीं बोल सकते was disobedient to the elders. मुकेश is adamant in his behavior, might be. मुकेश takes his own decision. मुकेश doesn't listen to others. ये भी नहीं बोल सकते नेगेटिव एटीट्यूड नहीं समझ में आ रहा, हमें ये समझ में आ रहा है कि he was very clear in his goal and he was very firm in his decision कि मैंने डिसाइड कर लिया, now whatever happens मैं तो यही करूँगा। So हम ऐसा बिल्कुल बोल सकते हैं मुकेश takes his own decision जब बिकॉज वो अनाउंस कर देता है सबके सामने कि मैं तो यही करूँगा बस। तो ऐसा कुछ फर्म पता चल रहा है। एडमेंट भी बोल सकते हैं, बट एडमेंट थोड़ा नेगेटिव सेंस में चला जाता है, थोड़ा जिद्दी, हम वो नेगेटिव चीज़ की भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे अपने गोल के लिए, करियर के लिए वो ओरिएंटेड था, तो नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव साउंड करना चाहिए बिकॉज वो बोल रहा है being his own master। तो इससे बहुत अच्छे से कन्वे हो रहा है कि he wants to take his own decisions by himself without any interference of his family members, relatives or friends। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। So probably C sounds very relevant. Let's immediately check with the right answer. Here it is. अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। थ्रू द एक्सप्रेशन लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज द नैरेटर इज ट्राइंग टू कन्वे व्हाट। अब हमने पढ़ा था, पैराग्राफ से रिलेटेड ही है। सो यहाँ पर हमने पढ़ा था लुकिंग, ये देखिए लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, ये जो सेकंड पैराग्राफ था, आई लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स। जब ऑथर पूछता है डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम्हें कुछ कार्स के बारे में पता है, तो तब बहुत ही फर्मली मुकेश बोलता है आई लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चलाना सीख लूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, हिज ड्रीम्स looms like a mirage amidst, और ये सब नहीं बन, looking straight into my eyes, बिल्कुल बहुत ही कॉन्फिडेंटली ऐसा समझ में आ रहा है। तो लेट्स इमीडिएटली चेक विद क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स ऑप्शंस। सो थ्रू द एक्सप्रेशन लुकिंग straight into my eyes, the narrator
is trying to convey what? Mukesh displayed no fear in his eyes. उसको किसी चीज का डर नहीं था, डर लाइक कोई किसी ने कोई धमकी नहीं दी थी, कोई मार काट नहीं रहा था. So it is not very much like no fear in his eyes. Mukesh was not feeling shy. उसको शर्म नहीं आ रही थी, like शर्माना ये तो बहुत ही out of the box जा रहा है. So let's not consider this. Then next is Mukesh was conversing in a very friendly manner. बहुत ही friendly manner में बात कर रहा था, ऐसे informal touch भी नहीं समझ में आया because he was announcing, he was very clear और ऐसा कुछ. So Mukesh displayed his courage and determination in expressing his opinion. ये बहुत relevant sound कर रहा है कि मुकेश ने जब he was looking straight into my eyes, जब हम किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, like कितना confidence, जब हमने कोई गलती करी होती तो हम ऐसे करते हैं like oh yes हाँ देखते नहीं, आंख नहीं मिलाते, but having a proper eye contact shows about your confident nature and how much determined you are towards the things that you have. So Mukesh displayed his courage and determination expressing his opinion. D sounds most relevant option. Let's immediately check with the correct answer and here it is. अब हम बात करते हैं अपने third question की, तो पहले question पढ़ लेते हैं. His dream looks like a mirage. This indicates what? तो हमने आगे पढ़ा था, third sentence लिखा था, I learned to drive a car. He is looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fills his town Firozabad, famous for its bangles. अब उसका ड्रीम ऐसा लग रहा था, it looms like a mirage. अब ऐसे लूम कर रहा था, मतलब लाइक हवा में ऐसा लग रहा था, उसका जो सपना है वो रियलिटी को टच नहीं कर रहा था, रियलिस्टिक नहीं लग रहा था, ऐसा कुछ बताना चाहते हैं. तो इस लाइन से क्या कन्वे करना चाहते हैं, लेट्स चेक विद द ऑप्शंस. अब देखो, अगर आपको नहीं भी समझ, आपने चैप्टर को बहुत थॉरोली रीड नहीं करा है, तो भी लाइक हैविंग वेरी माइंडफुल रीडिंग इन पर्टिकुलर पैराग्राफ एंड ऑल्सो एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस, यू कैन गेट नियर टू द वेरी राइट आंसर एंड अप्रोच. His dream looks like a mirage. This indicates what? Mukesh has no clear vision of his dream. नहीं, ये तो बिल्कुल ही opposite है, उसका तो बहुत clear vision था. He was very much determined, courage, focus, goal oriented था. His dream is distorted and misleading. उसका dream जो था टूटा फूटा था, like बहुत clear नहीं था, clarity नहीं थी, unclear था और misleading था. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. Then his dream is elusive and elusive. Yes, Mukesh dream is different from other. Of course, it different था, but it dreams his dream looks like a mirage. तो mirage क्या बोल रहा है? Something with जो मतलब ऐसा लगता है ना हवा, because वो reality में क्या थे, वो एक बैंगल मेकिंग फैक्ट्री से में इन्वॉल्व थे और पूरा एज अ ट्रेडिशन उनकी पूरी फैमिलीज, उनके एंसेस्टर्स भी उसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व थे. They were also forced to adopt the same profession. अब ऐसा कुछ समझ, और वो जो सपने देख रहा था जो रियलिटी से बहुत अलग थे और जिनका होना या मिल पाना, अचीवेबल होना, दैट वाज नॉट वेरी श्योर. तो जो ड्रीम था, इट वाज इल्यूजन. वो ऐसा चाहता था, बट कितना उसको सक्सेसफुली कर पाएगा, दैट वाज नो गारंटी. सो इट वाज इल्यूसिव एंड इल्यूसिव. ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. लेट्स इमीडिएटली चेक विद द राइट आंसर एंड मूव. So here we go with the correct one. अब बात करते हैं अपने next question की तरफ. None of them know that it is illegal for children to work in glass furnaces. Select the inference in reference to the above statement. Inference in reference, ठीक है. Inference क्या होता है? अगर आपने reading comprehension की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज इसको यहीं पे पॉज कर दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए और अभी के अभी reading comprehension की पूरी वीडियो को देखिए. एटलीस्ट इंट्रोडक्शन टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर देख लीजिए, बिकॉज तब आपको समझ में आएगा कि इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है. बट मैं थोड़ा सा ही ब्रीफ करूंगी, डिटेल में नहीं बताऊंगी, बिकॉज दैट आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू गाइस. ठीक है. अब इन्फर का मतलब क्या होता है? समथिंग व्हिच इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड. तो अब हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है जो हम पैसेज में मैं अभी लेके तो जाऊंगी बट एक्सप्लिसिटली नहीं दी. हमें इन वर्ड्स के पीछे की कुछ मीनिंग या सेंस को समझना कि ऑथर ने ऐसा क्यों बोला, ऑथर के स्टेट ऑफ माइंड में था, ऑथर के थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीफ, परसेप्शन क्या थी, तो हम वो फाइंड आउट करेंगे. None of them know that it is illegal for children to work in glass furnaces. Select the inference in reference to the above statement. हाँ, बताना कि किसी को नहीं पता था कि इलीगल है बच्चों के लिए टू वर्क इन ग्लास फर्नेसेस, क्योंकि वो इतना डैमेजिंग हो सकता है, इतना रिस्की प्रोफेशन है कि बच्चे छोटे. एक तो सबसे बड़ा नेगेटिव क्या है? चाइल्ड लेबर. मेजॉरिटी ऑफ चाइल्ड लेबर आप एग्जाम्पल विटनेस कर सकते हो वहाँ पर.
सेकेंड चीज़ कि छोटे से बच्चे अभी 18 के हो, मैच्योर भी नहीं होते, एडल्ट भी नहीं होते, इससे पहले ही कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी आंखें खो जाती है, जो ब्लाइंड हो जाते हैं बिकॉज ऐसी फर्नेसेस में काम करने जहाँ पूरा डार्कनेस होता है और वो बहुत छोटे छोटे जो कांच के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके आइज़ में हिट कर सकते हैं बहुत, और उनकी आइज़ भी डैमेज हो सकती है। ये सब जानते हुए भी दे आर फोर्स टू अडॉप्ट द सेम प्रोफेशन। तो यही बोल रहे हैं कि उनको तो बच्चों को पता भी नहीं कि इलीगल है फॉर चिल्ड्रन टू वर्क इन सच ग्लास फर्नेसेस। तो हमें बताना है कि क्या इन्फ्रेंस है इस स्टेटमेंट से। द चिल्ड्रन आर इनोसेंट एंड डिड नॉट रियलाइज द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। बच्चे इनोसेंट होते हैं, हाँ ये ठीक है, दे डू नॉट रियलाइज द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। लाइफ में कितनी कठिनाइयाँ आती है, लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो उनको नहीं पता। क्या ऐसा कुछ ऑथर बताना चाहते हैं इस स्टेटमेंट से? नॉट एग्जैक्टली। और देखते हैं, द इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस आर एक्सप्लॉइटेड बाय द अनस्क्रपलेस बिजनेसमैन। अगर आपको हल्का सा भी चैप्टर याद है तो आपको इतना ज़रूर पता होगा कि दे आर exploited by rich elite और rich business class। पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व रहते हैं जो उनको कंपेल करते हैं ऐसी लाइफस्टाइल को परस्यू करना, और मजबूरी में जो प्रोफेशन उनके पेरेंट्स ने इनहेरेंट किया था उनके और फोरफादर से, वो उनको मजबूरी में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। सो आई थिंक बी साउंड्स वेरी रेलिवेंट। लेट्स ऑल्सो चेक विद सी एंड डी ऑप्शन। दे हैव नो वन टू सपोर्ट देम लीगली टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, द चिल्ड्रन आर रेडी टू वर्क इन ग्लास फर्नेसेस ड्यू टू द पॉवर्टी। ये सब नहीं है, ये इलीगल है फॉर चिल्ड्रन टू वर्क इन ग्लास फर्नेसेस। ये क्या बता रहा है कि इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस आर, वो तो इतने पढ़े लिखे नहीं होते ना, उनको इतनी सारी समझ नहीं होती। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सप्लॉइटेड, जिसका शोषण किया जाता है बाय द अनस्क्रपलेस बिजनेसमैन, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए चीजों को देखते हैं और दूसरों के, बी इट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स डेथ, और वो भी किसकी डेथ? द फ्यूचर ऑफ टुमारो, द यंगेस्ट जनरेशन, द चिल्ड्रन, द किड्स, द इनोसेंट वंस। ऐसे कैसे कर सकते हैं? बट दिस साउंड्स वेरी रेलेवेंट। और ऑथर ने जो स्टेटमेंट लिखा है दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन टू वर्क इन ग्लास फर्नेसेस, इसके पीछे जो मतलब था, जो सोच थी, was exactly the illiteracy and ignorance are exploited by the unscrupulous business. Let's immediately check with the correct answer. Here we go. जल्दी से जाते हैं towards next question. Select the option that lists the facts about Firozabad. Almost all the families are engaged in bangle making. The children work as motor. देखो, all families are engaged. हाँ, पूरा का पूरा गांव इन्वॉल्व रहता है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में, और इसीलिए तो जो मेजर इंडस्ट्री है बैंगल मेकिंग वो फिरोजाबाद में इंटायर वर्ल्ड में सप्लाई होता है। तो आप सोच सकते हो हर एक फैमिली का हर एक पर्सन इन्वॉल्व है इस प्रोफेशन में। द चिल्ड्रन वर्क एज मोटर मैकेनिक, ये तो उसकी ड्रीम थी बट ऐसा नहीं हो पाया। द चिल्ड्रन वर्क इन हैज़ार्डियस सिचुएशन, बहुत ही खतरनाक है, राइट। This sounds फिरोजाबाद इज अ सेंटर फॉर कार मेकिंग। नहीं, बैंगल मेकिंग का ये तो नहीं हो सकता। सो आई होप 1 and 3 आर वेरी रेलेवेंट। सो लेट्स गो विद द सी ऑप्शन टू बी द करेक्ट एंड लेट्स इमीडिएटली चेक it. Here we go with the correct answer after clearing the board, and the answer is here right away. अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट की तरफ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया और ये पैराग्राफ कोई अलग से नहीं था, जो आपने पढ़ी है चैप्टर उन्हीं से हमने एक पैराग्राफ लिया है और उसी की बेस पे क्वेश्चन आंसर। तो कितना ईजी है लिटरेचर को भी अब अटेम्प्ट करना। मतलब लिटरेचर में भी तो पूरा आरसी पैटर्न हो गया है, तो अब हमें पढ़ना क्या है, तो कुछ याद ही नहीं करना। इट्स वेरी सिंपल। तो स्कोरिंग मार्क्स बहुत ईजीएस्ट हो गया है। एंड इफ यू हैव लिटरली सब्सक्राइब्ड अस, दैट इज अगर आपने स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब किया है, सो थिंग्स गोना रियली बी ABC फॉर यू पीपल। चलो जल्दी से आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हेड करते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। Read the extract given below to attempt the questions that follow. I went to the pool. No one else was there. The place was quiet. अब ये पूल में कौन गए थे जिनको स्विमिंग से डर था? डीप वाटर, डगलस, विलियम डगलस। ओके फाइन। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन।
हमारी स्ट्रैटेजी कह रही थी हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैराग्राफ को, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, ऐसे करके. सो व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट द नैरेटर? नैरेटर कौन थे? खुद जिन्होंने चैप्टर लिखी है विलियम डगलस की, जो इनका फियर था वाटर से, उसको ओवरकम करने के बारे में ये चैप्टर है, जिसको हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट द नैरेटर? ही इज अ बिगनर इन स्विमिंग लेसन्स. ही हैज मेड फ्रेंड्स ड्यूरिंग हिज स्विमिंग लेसन. दोस्त तो नहीं बनाए. द बिग बॉय वाज बिल्ट एंड हैंडसम. हाँ, ये था जिसने उस पर बुली सेट करी थी, बट ये एग्जैक्टली नहीं इंप्रेशन बना रहा नरेटर के बाद. नरेटर लुक्स करेज एंड कॉन्फिडेंस टू एंटर द पूल अलोन. उनमें इतनी हिम्मत और हौसला था कि वो अकेले पूल में एंटर कर जाए. नहीं, वो तो पानी से डरते थे. सो ही इज अ बिगिनर इन स्विमिंग लेसन्स. ये हमें बहुत अच्छे से जस्टिफाई हो रहा है. और अच्छा, ये देखो, ये भी था, वो बिगनर तो थे क्योंकि उनको स्विमिंग नहीं आती थी, बट एट द सेम टाइम अगर हम अच्छे से देखें तो द नरेटर लैक्स करेज एंड कॉन्फिडेंस टू एंटर द पूल अलोन. क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, लास्ट वाला, ये हमें अभी अभी हमने अगर हम पैराग्राफ को पढ़े तो हमें जस्टिफाई होगा. पहले हम पढ़ लेते हैं. आई वेंट टू द पूल, ओके, clear the pool. I went to the pool when no one else was there. अब मैं उस समय गया जब कोई भी नहीं था. The place was quiet, the water was still, and the tilled bottom was as white and clean as a bathtub. और पानी इतना साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन था कि जैसे बाथ टब का होता है जिसमें हम नहाते हैं. आई वाज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन. तो वो काफ़ी डर रहे थे अकेले जाने के लिए, उनको डर लग रहा था, थोड़ा शाय थे. सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय. और एक बड़ा सा आया, उसने बुली सेट करी और पानी में धक्का दे दिया, और वैसा फियर और ट्रिगर हो गया उनका. ठीक है, सो एक क्लियर बता रहा है, आई वाज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन. सो आई सैट द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, ताकि मुझे कंपनी हो जाए. अगर मैं डूबूं भी तो मैं किसी की कंपनी ले सकता हूँ. सो लेट्स चेक व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट द नैरेटर. इज ही अ बिगिनर इन स्विमिंग लेसन? ये थे, बट एक्सप्लिसिटली इन पैसेज के हिसाब से मैं पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली गिवन है. द नरेटर लैक्स करेज एंड कॉन्फिडेंस टू एंटर द पूल अलोन. इट इज वेल जस्टिफाइड फ्रॉम द पैसेज. और ये जो क्वेश्चन था, इट वाज स्कोर एक्सप्लिसिट, इट वाज नॉट अबाउट इन्फरेंस. इन्फरेंस होता तो हम शायद जा सकते थे टुवर्ड्स ऑप्शन नंबर ए, बट दो इट्स एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, सो विदाउट एनी डाउट डी साउंड्स द मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शन. लेट्स इमीडिएटली चेक and head further, and here we go. अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. What description of the big boy by the narrator is? वो जो डिस्क्रिप्शन दिया था बिग बॉय का, जो बुली सेट करता है, जो धक्का देता है पानी में, पहले जल्दी से पढ़ लेते हैं हम पैराग्राफ को. यहाँ पर स्टार्ट हुआ था. I was timid about going alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen. With legs and arms that showed rippling muscles, he yelled, "Hi, skinny! How would you like to be a ducked?" क्या तुम्हें अच्छा लगेगा और मैं तुम्हें पानी में डुबा दूँ तो? सो ऐसे करके वो बोलता है. स्किनी मतलब बहुत ही पतला सा है इंसान वो, बिकॉज वो बहुत लंबा चौड़ा सा था, मस्कुलर था, तो वो ऐसे करके बोलता है, ड्रेस करता है. सो व्हाट next question is, the description of the big boy by the narrator is one of what? क्या वो complain कर रहे थे, critic कर रहे थे, poise, nothing, clear admiration समझ में आ रहा है, because beautiful physical sketch ऐसा कुछ बोला गया है. See, कैसा बता रहे, big bruiser boy, probably 18 years, he had thick hair on his chest, he was a beautiful physical specimen with legs and arms that show rippling muscles, बहुत ही अच्छी लंबी muscles दिखाने के, muscular body बताने के लिए. तो कितना अच्छा description है, ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन. तो यहाँ समझ में आ रहा है वो क्रिटिसाइज तो उसको नहीं कर रहे हैं, वो हाईली अप्रिशिएट कर रहे हैं. सो इट कैन नॉट बी कंप्लेन तो नहीं कर रहे किसी को, क्रिटिक भी नहीं कर रहे, नो पॉइज, इट इज एब्सोल्युटली एडमायरेशन. लेट्स चेक विद द राइट आंसर एंड हियर इट इज. अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द प्रोबेबल रीजन फॉर द बिग बॉयज बिहेवियर टुवर्ड्स द नरेटर. तो हमें ऐसी ऑप्शन बतानी है जो बताती है प्रोबेबल रीजन क्या होगा बिग बॉय बिहेवियर टुवर्ड्स द नरेटर, कि उसने बुली क्यों सेट करी उस नरेटर के लिए, विलियम डगलस के लिए, या क्यों उनको पानी में डक करने की कोशिश करी. हिज इंटेंशन टू फ्राइटन द नरेटर, हिज डिजायर टू गिव हिम अ सरप्राइज, द प्लेस वाज क्वाइट एंड ऑड. ऐसा था क्या? द नरेटर वाज स्किनी एंड अलोन, वो बहुत डरा सहमा सा था, अकेला बैठा हुआ था, इसलिए वो बेस्ट ऑप्शन मिला. या कोई सरप्राइज क्या देना था? आई डोंट थिंक कोई सरप्राइज था, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं है. अब ट्रैप हमेशा दो में ही होता है, बहुत सक्सेसफुल. हिज
इंटेंशन टू फ्राइटन द नरेटर, वो उसको डराना चाहते इसलिए बुली सेट कर रहे थे उस पर. सो ए साउंड्स वेरी रेलिवेंट. क्या आपको लगता है डी कुड बी राइट, नरेटर वाज स्किनी एंड अलोन, कि वो स्किनी तो थे और वो अलोन भी थे, राइट? क्या इसी वजह से ये रीजन था कि बिग बॉय का जो बिहेवियर था टुवर्ड्स द नरेटर, कि उसकी को क्यों ऐसा प्लान करा कि पानी में धक्का देने के लिए? सो व्हाट वुड बी द रीजन? टू मी द बेस्ट आंसर कुड बी ऑप्शन नंबर ए. लेट्स आल्सो चेक and justify, and here we go. Why it cannot be was skinny and alone? बिकॉज ये कोई रीज़न नहीं था कि पतला सा था वो अकेला बैठा था तो चलो इस पे सेट करते, जो भीड़ में था उसको नहीं. बिकॉज ही वॉज वेरी बोल्ड, ही वॉज वेरी ब्रेव, मैस्कुलर था, वेल बिल्ट अप था. तो ये तो नहीं समझ में आ रहा कि वो स्किनी और अलोन की वजह से उसने बुली सेट करी, बट वो प्लान था क्योंकि उसको डराना था, वो डरता था पानी से और डराने में मज़ा आता है. सो दैट्स व्हाट ए इज़ द मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन. अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. The figure of speech in the expression as white and clean as a bathtub, as white and clean as white as this. तो as किसका यूज होता है? Clear without any doubt. Similes क्या होते हैं? As white as snow, as white as milk. तो as का यूज करते हैं simile, और metaphor भी ऐसे ही होते हैं जिसमें as यूज नहीं होता, as like यूज नहीं होता, बट कंपैरिजन बताते हैं टू डिफरेंट चीज़ों का. फिर alliteration, repetition होता है, फर्स्ट वावल साउंडिंग वर्ड होना चाहिए, तो ये तो है ही नहीं. आई नहीं का मतलब होता है बोलते कुछ और है और इंटेंशन कुछ और होता है. एक छोटे इंसान को हम बोले वाह कितनी लंबी हाइट है, सो ये सब कुछ भी नहीं था. एब्सोल्युटली दैट साउंड्स वेरी रेलेवेंट. इज सिमिली क्या मार्क कर दिया मैंने? सी साउंड्स टू बी वेरी राइट आंसर. लेट्स इमीडिएटली चेक एंड हियर वी गो. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. द राइटिंग स्टाइल ऑफ द नैरेटर इंडिकेट्स दैट द पैसेज कैन बी क्लासिफाइड अंडर और एंड व्हाट. तो ये क्या है? जब हमने इसको पढ़ा था, इट इज नॉट एन इंटरव्यू थोड़ी ना लिया था, ना ही ये फिक्शन था, ना ही शॉर्ट स्टोरी. इट वाज एन ऑटोबायोग्राफी जो विलियम डगलस खुद ने लिखी थी जब वो पानी से डर रहे थे और उन्होंने कैसे अपने इस फियर ऑफ वाटर को ओवरकम करने का प्लान करा. सो इट इज ऑल अबाउट हिज राइटिंग. सो बी साउंड्स वेरी रेलेवेंट एंड हियर वी गो, जस्टिफाइड विद द करेक्ट आंसर. बात करते हैं अपने नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट की. सो यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा दूसरा वाला, और ये एक पोएम फॉर्म में दिख रहा है. व्हाट आई वांट शुड बी नॉट कंफ्यूज्ड. ओके, कीपिंग क्वाइट एक जो पोम है वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है. जल्दी से पढ़ लेते हैं. अब पाब्लो नेरूदा ने लिखी है ये. व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी. बिकॉज वो क्या बोल रहे थे? वो शांत रहने के लिए बोल रही थी कि 2 मिनट के लिए बिल्कुल क्वाइट हो जाओ, इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने अंदर झांको कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आर योर एफर्ट्स लीडिंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. तो ये सारी चीज़ों को जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तब हमें समझ में आएगा व्हाट एग्जैक्टली इज द हाउ इज एग्जैक्टली इज लाइफ मूविंग. तो वो ये करने के लिए यहाँ पे बोलिए व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज ऑल अबाउट इट एंड दिस. तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर स्ट्रैटेजिकली एक्सट्रैक्ट को रीड करेंगे. सो हियर वी गो विद द क्वेश्चन. The poet's intention in the first line is to what? पहले लाइन में पोएट का इंटेंशन क्या था, क्या इरादा था? इन्फरेंस नहीं पूछा है, इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है. सो फर्स्ट लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं. व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ. हमें समझ में आ गया पोएट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मैं बताना चाहती हूँ उसको ऐसे मत समझो मैं 2 मिनट के लिए शांत रहने के लिए बोल रही हूँ. इसको ये मत समझना कि टोटल इनएक्टिविटी नहीं, दिमाग तो जरूर चलना चाहिए, तभी तो हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे. और वो ये भी बोल रहे लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ का तो काम ही है मूविंग, मैं रोक कैसे सकती हूँ और उसको रुकना भी नहीं चाहिए. बट एट द सेम टाइम वो ये भी बोल रहे हैं नो ट्रक विद डेथ. वो चाहती है कि पीस प्रिवेल करे, सबके दिलों में हेट्रेड फीलिंग जो थी वो खत्म हो जाए, ब्रदरहुड की फीलिंग, लव प्रिवेल करे. सो जल्दी से देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन. पोएट्स इंटेंशन द फर्स्ट लाइन इज टू गिव वार्निंग टू द रीडर्स, गिव राइट डायरेक्शन टू द रीडर्स, गिव चॉइस टू द रीडर्स, गिव अ क्लैरिफिकेशन टू द रीडर. तो वो क्लैरिफाई कर रही है कि मेरी सोच ये नहीं है, आई वांट दिस, सो माय वर्ड शुड नॉट बी कंफ्यूज. तो वो तुम लोग जो रीडर्स है वो कंफ्यूज ना हो ताकि वो क्लैरिटी रहे उनके दिमाग में. सो आई होप डी, आई डोंट होप एग्जैक्टली बट आई फर्मली बिलीव डी साउंड्स वेरी राइट ऑप्शन. लेट्स इमीडिएटली चेक
check and here it is. I hope आपको भी उतने ही अच्छे से समझ में आ रहा है जितने अच्छे से मैं समझा रही हूँ. D is very clear. कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए and the answer would be there because बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है. अभी सैम्पल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करने हैं. सो टाइम को ध्यान रखिए और फटाफट से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए. सो इन्हीं वर्ड्स के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द स्टैंड ऑफ द पोएट इन द एक्सप्रेशन आई वांट नो ट्रक विद डेथ. हमने ये भी पढ़ लिया था कि ऑथर वांट नो ट्रक विद डेथ. तो इसका मतलब क्या? ही एडवाइजेस पीपल टू एस्केप डेथ. He asserts that death is inevitable. He assures that he doesn't advocate death. He expresses a desire not to die. तो देखो वो ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं कि आई वोंट नो ट्रक विद डेथ, कि वो ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि टन्स ऑफ लोड्स ऑफ ट्रक भर के ट्रक आए जिसमें डेथ ही डेथ. तो ऐसा नहीं चाहते. He advises people to escape death, कि डेथ से escape कर लो. Death cannot be escaped, वो तो inevitable part है, like होगा ही होगा. So this doesn't sound relevant. He asserts that death is inevitable. क्या poet ऐसा बताना चाहते कि ये तो inevitable part of life है, सबके साथ होगा. ऐसा कुछ ना तो escape बोलना चाहते हैं, ना ये बोलना चाहते कि important part of life है, inevitable part है. ऐसा भी नहीं बोल रहे. important चीज़ unimportant ऐसा भी नहीं बताना चाहते. वो ये बताना चाहते कि वो ऐसा नहीं चाहते कि लोग मरे, जिसमें वो पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लव, ब्रदरहुड की फीलिंग चाहते हैं. सो ही श्योर्स दैट इट डजंट एडवोकेट डेथ. ही एक्सप्रेसेस हिज डिजायर कि नॉट टू डाई. वो अपना इच्छा बता रहे हैं कि कोई इंसान ना मरे, ऐसी इच्छा नहीं बता रहे, बट वो ये चीज को अश्योर करते हैं दैट ही डजंट एडवोकेट डेथ, कि वो ये प्रीच नहीं कर रहे कि डेथ हो लोगों की और इससे बचने के लिए कुछ वो चीजें मेक श्योर करना चाहते हैं. सो ऑफ कोर्स ही एश्योर्स that he doesn't advocate for death. ये बहुत अच्छा relevant समझ में आ रहा है. Let's immediately clear the board and check with the right answer. Here it is. अब हम बात करते हैं अपने next question की. Select the option that aptly describes the tone of the poet in the expression if we were not so single-minded. तो ये क्या बताना चाहता है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं ये particular poem को. I want no truck with death if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing. Perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो हमने पढ़ लिया यहाँ पर if we were not so single-minded, तो क्या होता, तो पोएट इससे क्या बताना चाहते हैं. Yes. That describes the tone of the poet in the expression if we were not so single-minded. अगर हम सब एक single-minded ना हो, हम एक सोच के, एक मत के ना हो, तो क्या होगा. क्या regret बता रहे हैं, क्योंकि regret हो रहा है कि ऐसा लोग नहीं करें. encourage तो नहीं कर रहे, critical नहीं है, friendly of course नहीं है. तो जो हमारे सामने right option justify करें, that is option number A, because उनको repent हो रहा है, author regret कर रहे हैं कि if we were not so single minded, अगर हम एक सोच के ना हो तो यहाँ पर तो कभी लोगों में प्यार ही नहीं होगा, हिंसा नहीं हो पाएगा, लोग लड़ाइयाँ करेंगे, मार काट करेंगे, फिर वही डेथ होगी. तो वो सब नहीं चाहते. वो चाहते लोग सिंगल माइंडेड, एक सोच के वजह, सब एक जैसा सोचे, यूनिफॉर्म पैटर्न चले. तो ऐसा कुछ. सो रिग्रेटफुल इज द मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. अकॉर्डिंग टू द पोएट हु इज टू ब्लेम फॉर द कंडीशन ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ. अब किसको ब्लेम, पोएट के हिसाब से किसको ब्लेम किया जा रहा है. हु इज टू ब्लेम फॉर द कंडीशन ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ. हम खुद को बोलते हैं ना, अदरवाइज डेथ तो होगी ही होगी, जो हमने अभी पोम में पढ़ा था. जल्दी से फिर से देख लेते हैं अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है. सो यहाँ पे लिखा है perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. कि हम हमेशा अपने आप को बोलते रहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर डेथ हो जाएगी, तो फिर क्या होगा. तो ये कौन करता रहता है. अकॉर्डिंग टू द पोएट हु इज टू ब्लेम, किसको ब्लेम किया जाए, कौन ऐसा हु इज responsible for the condition of threatening ourselves with death. Stressful life, keeping quiet, lack of understanding or state of confusion. So I hope कि जब हम खुद को समझ नहीं पाते, it is clearly stated in the poem, lack of understanding, जब हम खुद को ही समझ नहीं पाते हैं तो ये सारी चीजें होती. C sounds very relevant option and here we go with the correct answers. अब हम बात करते हैं अपने next question की. The tone of the poet in the expression perhaps a huge silence might interrupt this sadness is what? So perhaps a huge silence might interrupt this
दिस सैडनेस। और फिर क्या होगा, एक हो सकता है कि एक ह्यूज साइलेंस इंटरप्ट करेगा इस सैडनेस को। सो व्हाट इज द टोन? अनश्योर येट ऑप्टिमिस्टिक। इट्स नॉट श्योर बट होपफुल है। ओके, श्योर तो नहीं है बिकॉज परहैप्स, फिर हो सकता है ऐसा हो, तो इट्स नॉट श्योर। पोएटिक एंड मेलोड्रामेटिक तो नहीं है, रियलिटी के बारे में वो बता रहे हैं। सो इट कैन ए डी, अच्छा ट्रैप है, राइट, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। ए बोल रहा है अनश्योर येट ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक इज होपफुल, पॉजिटिव एटीट्यूड, तो पॉजिटिव हैं। बट अगेन परहैप्स और माइट से पॉजिटिव बताना, लाइक परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और हो सकता है ये हमें डी ज्यादा रेलेवेंट साउंड करे, होपफुल बट इज नॉट कॉन्फिडेंट। एक बार फिर से रीड करते हैं पोम को और जस्टिफाई कर लेते हैं। सो परहैप्स a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो बोल रहे हैं कि अगर about keeping our lives moving, if we were not so single-minded about our lives keeping our lives moving and for once could do nothing, और एक पल के लिए मान लो हम कुछ नहीं कर पाए, so perhaps हो सकता है ऐसा हो, और फिर this might interrupt our sadness of never ending, फिर हमें regret ही regret होगा। So let's check कि हमें क्या बोला गया है। So this was the question. अब क्या बोला, जैसे कि हमने पढ़ लिया कि हमें समझ में आया कि परहैप्स हो सकता है ऐसा हो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है पोएट को, ही इज नॉट वेरी क्लियर, बट कहीं ना कहीं उम्मीद है कि चीज़ें अगर लोग खुद को समझ जाएंगे तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। सो ए बोलता है अनश्योर, यस अनश्योरिटी तो परहैप्स और माइट से पता हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी की कंडीशन कब आएगी, जब चीज़ें अनश्योर होती हैं, बट होपफुल है, यह बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। एक और ट्रैप है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया, होपफुल है बट नॉट कॉन्फिडेंट है। सो डी बोलता है कि वो होपफुल है बट नॉट कॉन्फिडेंट। होप यहाँ से हम नहीं बोल सकते, ये ऐसे वर्ड्स है परहैप्स, माइट, जो नेगेटिव और डाइसी साउंड कर रहे हैं। तो ए और डी बहुत अच्छा ट्रैप है, बट व्हाट साउंड्स वेरी नियर एंड क्लोज एज पर द पोम और द पैराग्राफ इज अनश्योर बट स्टिल होपफुल है कि अगर लोग समझेंगे तो देयर इज नॉट फार कि द प्लेस वुड बी ब्यूटिफुल, द प्लैनेट वुड बी ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव in. So A sounds very relevant option. Let's clear the board and check with the right answer, and here it is. अब हम बात करते हैं अपने next extract की तरफ। You're well, Sadao agreed. He lowered his voice. You are so well that I think. अब ये कहाँ से extract किया गया है, जो हमने पढ़ा था about the enemy, वो जिसमें एक डॉक्टर होते हैं और कैसे उनको एक पर्सन, उनका एक एनिमी कंट्री का पर्सन दिखता है और कैसे उसको ट्रीट करते हैं। इट इज ऑल अबाउट दैट। डॉक्टर सदाओ उनकी वाइफ है ना, यस, जापानीज होते हैं। यो वेल सदाओ एग्रीड। अब हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। सो लेट्स गो विद द क्वेश्चन। द अरेंजमेंट्स ऑफ फूड एंड क्लोथिंग बाय डॉक्टर सदाओ पोर्ट्रेज हिम एज व्हाट, कि वो किस टाइप के पर्सन थे जब उन्होंने फूड अरेंज करा, क्लोथिंग अरेंज करके दिया डॉक्टर सदाओ ने उस एनिमी पर्सन के लिए। तो उससे क्या पता चलता है, हम रीड कर लेते हैं। और वैसे अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तो बहुत अच्छे से आंसर्स पता चल जाएंगे विदाउट इवन रीडिंग दी पैराग्राफ, बट आपने नहीं पढ़ा तो फिर भी जल्दी से इसको रीड कर लो, इट वुड बी वेरी क्लियर। यू आर वेल। अब सदाऊ बोलते हैं कि अब तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हो, इंडिपेंडेंट हो, आप चल फिर सकते हो। ही लोअर्ड हिज वॉइस। यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टुनाइट विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट। इट्स सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज not been worth fortifying. Nobody lives on it because in storm it is submerged, but this is not the season of storm. So you could live there until you saw a Korean fishing boat pass by. They pass quite near the island because the water in many fathoms deep there is many fathoms deep there. अब ये बता रहे हैं कि उन्होंने सब चीज़ें चेक कर ली, मेक श्योर करा कि तुम्हें वहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा और तुम इतने फिट हो कि तुम वहाँ पे इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हो, और इसीलिए मैं तुम्हारी पूरी केयर करते हूँ। फूड, क्लोथिंग, जो भी तुम्हें नेसेसरी चीज़ें वो सारी बोट में रख दी, अब तुम शांति से जा सकते हो। तो डॉक्टर सदाओ की क्या नेचर पता चलती, काइंड एंड कंपैशनेट, गुड इवेंट ऑर्गेनाइजर थे नहीं, बाय प्रोफेशन डॉक्टर, एक एक्सपीरियंस सेलर थे, डॉक्टर थे, बार
अच्छे एडवाइजर नहीं थे, सेलर नहीं थे, ऑर्गेनाइजर नहीं थे, कौन थे? अ वेरी काइंड एंड कंपैशनेट पर्सन, बहुत ही केयरिंग थे, बहुत ही लविंग और बहुत ही केयरिंग से थे, बहुत ही काइंड हार्टेड थे और बहुत ही कंपैशनेट थे। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ए साउंड्स वेरी करेक्ट ऑप्शन एंड हियर इट इज। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉट बीन वर्थ fortifying indicates that it has been left uncared for and neglected, can be easily spotted by the Korean birds, will be easy for the white men to enter the island, is dangerous to stay there alone। तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था fortifying वाला वर्ड, जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा था, थोड़ा सा रीड करके देख लो। सदाऊ ने जब उनको भेज दिया, यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, तो ये बहुत दूर नहीं और तुम बहुत सक्सेसफुली वहाँ तक बोट को रो करके ऐसे चप्पू से चला के पैडल से वहाँ तक आराम से पहुँच जाओगे। इट इज़ सो नियर द कोस्ट, वो इतना पास्ट है कोस्ट से, दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग। तो इससे क्या बताना चाहते हो, इतना नियर है दैट इट हैज़, कहाँ चला गया वर्थ, ओ आई डिड शो द आंसर, बट ठीक है कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई टू जस्टिफाई कि नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग इंडिकेट्स करता है इट हैज़ बीन लेफ्ट अनकेयर्ड फॉर एंड नेग्लेक्टेड। क्यों, कोई भी वहाँ पे इतना ध्यान भी नहीं देता, कोई वहाँ पे चेक भी करने नहीं आएगा, तो तुम वहाँ पर सेफ होगे। और जैसे ही तुम देखोगे कोई रशियन बोट वेसल वहाँ पर आए हैं तो वहाँ से मूव करके जा सकते हो, कोरियन वेसल है तो वहाँ से तुरंत जा सकते हो। सो फोर्टिफाइंग मतलब जब किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेफ्ट अनकेयर्ड अनचेक, ऐसा कुछ बताने के लिए। सो कैन बी इजिली स्पॉटेड बाय द कोरियन, अगर वो इजिली स्पॉटेड होगा तो वहां पे क्यों भेजेंगे। नेक्स्ट इज विल बी इजी फॉर द व्हाइट मैन टू एंटर द आइलैंड, ऑफ कोर्स ऐसा भी रीजन साउंड नहीं कर रहा। इट्स डेंजरस टू स्टे देयर, तो नहीं भेजेंगे बिकॉज वो बहुत ही काइंड कंपैशनेट है, उन्होंने मेक श्योर करा है कि वो प्रॉपरली वहां पर पहुंच जाए और बहुत ही सेफ तरीके से वहां पर रहे। सो इट इज वेरी राइट, इट इज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, इट हैज बीन लेफ्ट अनकेयर्ड फॉर एंड नेग्लेक्टेड। कोई वहाँ पर ध्यान नहीं देता, कोई बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर आते भी नहीं है, तो वहाँ पे सेफ है तुम्हारा वहाँ पर रहना। सो दिस इज ऑल अबाउट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम हेड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the speaker's tone in the expression do I have to, like जब इंग्लिशमैन को भेजने की प्लानिंग हो रही होती है और डॉक्टर सदाऊ उनसे डिस्कस करते हैं तो बोलते हैं क्या मुझे सही में जाना पड़ेगा, क्या अब मैं यहाँ पे और नहीं रह सकता। तो व्हाट वाज द टोन, ही वाज प्लीडिंग कि नहीं प्लीज रख लो, ऐसा नहीं था, बिकॉज ही वाज आल्सो अवेयर कि मैं एक एनिमी कंट्री का पर्सन हूँ, वो उसको भी रिस्क था, उन लोगों को भी रिस्क था। सो ही वाज नॉट प्लीडिंग, कमांड तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, इरिटेट हो गया था, इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलेगी तो क्यों इरिटेट होगा। सो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, फियर एंड डाउट, वो थोड़ा सा डरा हुआ था कि मैं इतने सेफ जगह पर था, अगर मैं यहाँ से निकलूंगा तो कोई मुझे अगर फाइंड आउट कर ले कि इतने सारे जापानीज के बीच में आगे इंग्लिशमैन क्या कर रहा है और ये तो हमारी एनिमी है, तो हो सकता है मैं प्रिजनर ऑफ वॉर हूँ, सबको पता है, हो सकता है मुझे किल कर दिया जाए। और थोड़ा सा डाउट था कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, सेफ होगा कि नहीं। सो ही वाज एंटायरली फिल्ड विद फियर एंड डाउट, और ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से उसको जस्टिफाई करते हैं। लेट्स चेक विद द करेक्ट आंसर एंड हियर इट इज। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। But this is not the season of storm, Dr. Sadao tries to what? But वो बोलते हैं कि तुम अभी वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पे बहुत स्टॉर्म आती है, इसलिए वहाँ पे कोरियन बर्ड्स आते हैं, बिकॉज बहुत डीप वाटर है वहाँ का, ये सब समझाते हैं। बट अभी स्टॉर्म का सीजन नहीं है तो तुम सेफ रहोगे। तो ये क्या बताना चाहते, ये लाइन क्यों बोली थी उन्होंने उस इंग्लिशमैन को, स्टॉर्म नाम था जिसका, कि दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, डॉक्टर सदाऊ ट्राइज टू डू वॉट, एक्सप्लेन द सिचुएशन, एश्योर हिम ऑफ सेफ्टी, एडुकेट हिम ऑन क्लाइमेट बता रहे थे, डिस्प्ले हिज नॉलेज, एक्सप्लेन द सिचुएशन नहीं समझा रहे थे, एग्जैक्टली उसको एश्योर कर रहे थे तुम बहुत सेफ रहोगे, यहाँ पर भी सेफ थे, वहाँ पर भी सेफ रहोगे, सेफ्टी एश्योर कर रहे थे, जिसके बारे में वो बता रहे थे कि अभी वैसे स्टॉर्म में वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, बट अभी स्टॉर्म का कोई सीजन नहीं है, सो वुड बी ऑल सेफ देयर। सो बी पॉइंट साउंड्स वेरी रेलेवेंट एंड हियर वी गो विद द राइट आंसर। मूविंग विद द नेक्स्ट वन, इट्स नॉट हिडन योर हेयर, डॉक्टर सदाऊ's इंटेंशन इज व्हाट, और वो बोलते हैं कि इट्स नॉट हिडन योर हेयर। अब बिकॉज उनके घर में जितने भी मेड्स थे, कुक, शेफ, बच्चों की जो केयर टेकर थी, उन सबको पता है कि उनके घर में एक एनिमी पर्सन रहता है, और ये बात वहाँ के ओल्ड जनरल को भी पता चल गई है, और ऐसे ही बहुत लोगों को भी पता चल रही है। तो अब ये उनके लिए भी सेफ नहीं था, उनके लिए उसके लिए भी सेफ नहीं था। सो ये क्या लाइन इंडिकेट करते, इट्स नॉट हिडन दैट यू आर हियर,
to explain why he cannot stay there anymore, to remind it that he was tired to hide his presence, अब वो थक गए थे उसको छुपा छुपा के, नहीं, to explain that it is necessary and good for both of them, to assert that his house is not a hiding place, ये बताने के लिए कि हमारा घर कोई एक छुपने की जगह नहीं है, no, to, अब ये A और C में बहुत अच्छा ट्रैप है, to explain why he cannot stay there anymore, of course उसको बताना चाहते थे कि अब तुम और यहाँ पर क्यों नहीं रुक सकते हो, but it's not hidden, you are here, वो इसीलिए बोला क्योंकि to explain that it is necessary and good for both of them, ये बताना ज़रूरी था कि ये necessary है, it to explain that it is necessary and good for both of them, और हम दोनों की भलाई इसमें है कि तुम यहाँ से चले जाओ सेफली, ना हमारे लिए कोई रिस्क है और ना ही तुम्हारे लिए कोई रिस्क है, तो दोनों की भलाई इसी में है, इसीलिए वो उसको बोलते हैं इट्स नॉट हिडन, ये अब बात छुपी नहीं है कि तुम हमारे घर में छुपे हो जिसकी वजह से हमें भी रिस्क हो रहा है और तुम्हारे लिए तो रिस्क है ही है. So C sounds very relevant. Let's immediately check with the correct answer and here it is. अगर किसी को अभी भी लगता है कोई डाउट है तो एक बार चैप्टर का वन शॉट रिवीजन देख लो, या आपको लगता है वन शॉट क्लियर था, सुपर को एक रिवीजन देख लो सो दैट आप फिर से रिवाइज रिकॉल कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और ताकि आप इन चीज़ को अटेम्प्ट करो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. अभी तो एनीवेज आ ही रही होंगे, इन केस आपको लगता है तो आप एक बार उन चीज़ों को भी रेफर कर सकते हो. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen in the light of France. अच्छा, अभी ये दूसरी चैप्टर आ गई फ्रांस वाली, जहाँ पे फ्रांस लैंग्वेज का लास्ट लेसन था. ये चैप्टर 1 है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर विस्तास की, द लास्ट लेसन, जिसमें कैरेक्टर फ्रांस था. I had counted on the commotions to get to my desk without being seen. अब बहुत ज़्यादा ट्राई करता है कि मैं छुपके से कहीं जाके बैठ जाऊँ और मुझे मिस्टर एम हैमिल नोटिस भी ना करे, क्योंकि मैं उनको होमवर्क नहीं कर गया, मुझे उनसे डर लग रहा है कि मुझे डांटेंगे. तो वो ये जो लाइट ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस जो स्टूडेंट था, ही सिलेक्ट द ऑप्शन दैट राइटली ब्रिंग्स आउट हिज इंटेंशन. तो ऐसी कौन सी लाइन है जो फ्रांस के इंटेंशन के बारे में बताती है? ही ट्राई टू अवॉइड हिज फ्रेंड्स, नहीं नहीं नहीं, ही ट्राई टू चीट हिज टीचर, वो चीट करना चाहते थे, नहीं वो उसको कभी किसी को चीट नहीं करना था. नो, ही डिड नॉट वांट टू फेस द विलेजर्स, विलेजर्स तो आए नहीं थे, मतलब विलेजर्स हाँ थे उस क्लास में, बिकॉज वो लास्ट लेसन था, लास्ट लेक्चर था उनके उस पूरे स्कूल का, तो वो टीचर्स विलेजर्स को फेस नहीं करना चाहते थे, नहीं नहीं, विलेजर से तो फ्रेंडली था. ही वांटेड टू एस्केप एम हैमिल्स स्कोल्डिंग, वो मिस्टर एम हैमिल की स्कोल्डिंग से बचना चाहते थे कि वो मुझे देखे ना, और देख लिया और उन्होंने अगर मुझे पार्टिसिपल्स का लेसन पूछ लिया तो मैं पक्का डांट खाऊंगा बिकॉज मैं होमवर्क नहीं करके आया हूँ. तो वो चाहते थे कि उससे बच जाए, कि उनकी डांट से कहीं से बच जाओ, चुप करके वहाँ पे बैठ जाना चाहते थे. सो वेरी राइट इज ऑप्शन नंबर डी. जल्दी से चेक कर लेते हैं एंड हियर वी गो विद द करेक्ट आंसर. जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. The poet Kamala Das, born in the image of spelling children. अब कमला दास कौन सी पोएम थी जब हमने देखी थी? ऑथर खुद अपनी जब मदर को देखती हैं, उनकी माय मदर एट 66 जो पोम थी, और उसमें देखती हैं कि उनकी मदर की जो एज हो रही है उसकी वजह से जो डेथ का फियर उनको आ रहा है, और बेटी को कमला दास खुद को, तो वो बहुत उनको हार्ड हिट कर रहे हैं ऑन हार्ट पे. तो वो उससे वो डाइवर्ट करने के लिए वो बोलती हैं कि एक तरफ स्पेलिंग चिल्ड्रन है, बच्चे हैं जिनकी जवानी बिल्कुल ऐसे ब्लॉसम हो रही है, एक तरफ ये ढलती एज है, तो वो ऐसे कॉन्ट्रास्ट करती हैं. सो द पोएट कमला दास ब्रॉट इन द इमेज ऑफ स्पेलिंग चिल्ड्रन विद द इंटेंशन ऑफ प्रेजिंग चिल्ड्रन, की तारीफ कर रहे हैं, रेमिनिसाइजिंग हर चाइल्डहुड ऑफ ब्रिंगिंग इन अ कॉन्ट्रास्ट टू द मूड ऑफ द पोएट, मेकिंग हर मदर हैप्पी एंड चेयरफुल. मदर तो सो रही थी मुंह खोल के, और उनके फेस को देख के उनको इतना बुरा फील हो रहा था बिकॉज एज की वजह से उनकी बॉडी बिल्कुल लूज हो गई थी, उनके फेस पे जो भी चार्म था वो सब खत्म हो गया था, उनको ऐसा लग रहा था डेथ इज अप्रोचिंग माय मदर, और इसकी वजह से उनका हार्ट वाज फुल ऑफ पेन. तो मदर को डाइवर्ट नहीं कर रही थी, अपने बचपन को याद कर रही थी, नहीं बच्चों को अप्रिशिएट कर रही थी, अपने मूड को डाइवर्ट कर रही थी, और देखती थी एक तरफ मदर है और दूसरी तरफ वो बचपन है, ये ढल रहा है और वो ब्लॉसम हो रहा है. सो इट वाज अ वेरी गुड कॉन्ट्रास्ट टू द मूड ऑफ द पोएट. सो सी साउंड्स वेरी रेलिवेंट. लेट्स इमीडिएटली चेक एंड हियर वी गो विद द राइट आंसर. अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ. याद रखना कि 30 में से 26 ही अटेम्प्ट करने, सारे मत करके आ जाना. ओके, जो बहुत श्योर है वही करना, जो चार लगता है थोड़ा डाउटफुल है, स्केप्टिकल है, उनको स्किप कर देना. द स्टंटेड अनलकी है ऑफ ट्विस्टेड बोन्स. ओ ये वहाँ पर बोलते हैं बिकॉज वहाँ के रैग पिकर की बात हो रही थी, वहाँ पर तो इनहेरेंट में वो पावर्टी लेके आते हैं.
select the option that best explain the expression unlucky hair. Unlucky air, ये exactly है h sound होता है, air बोला जाता है. ये जो वंशज होते हैं ना, जो कमिंग जनरेशन वाले, जो आपके बाद आपके कौन देखेगा सारी चीजें, दैट इज. अब इनको अनलकी क्यों बोला गया? दैट वाज अ लीगेसी टू इनहेरिट द फादर्स पोजेशन, नहीं. अनलकी टू लिव इन अ स्लम, नहीं. तो वो हेयर एयर कैसे बोलेंगे? बिकॉज वो पोजेस करी गई है जनरेशन टू जनरेशन. अनफॉर्चुनेट टू इनहेरिट हिज फादर्स डिजीज, वो भी ऐसे गरीबी में रहते थे, पॉवर्टी में रहते थे, जिसकी वजह से इतने खूब पोषित थे, ऐसे कमजोर ऐसी लाइफस्टाइल में रहते थे. एंड अनफॉर्चुनेट टू स्टडी इन डिम, ना तो पढ़ते तो थे ही नहीं, और स्लम रहने के लिए अनलकी नहीं बोला है, अनलकी एयर नहीं बोलेंगे. लीगेसी टू इनहेरिट द फादर पोजीशन तो बहुत अच्छी बात है, पापा का सारा सामान हमें मिल जाएगा, फिर आगे हमारी जनरेशन को. तो ये तो बिल्कुल ही नहीं था. व्हाई वाज द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ द ट्विस्टेड बोन्स, कमजोर बिल्कुल कुपोषित से बताना चाह रहे हैं. सो दैट वाज अनफॉर्चुनेट टू इनहेरिट हिज फादर्स डिजीज. जो उनके साथ जो गरीबी, उनके साथ जो बीमारी थी गरीबी की, जो खत्म नहीं हो सकती, वही उन्होंने विरासत में उन्होंने भी ली आगे कमिंग जनरेशन ने. तो सी साउंड्स वेरी रेलेवेंट ऑप्शन. लेट्स चेक विद द आंसर एंड हियर इट इज. अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. Select the option that aptly describes Hannah as a wife. तो हैना बहुत ही, बिकॉज हमने देखा कि डॉक्टर जो सदाऊ थे वो तो बहुत काइंड कंपैशनेट थे, हैना भी बहुत सपोर्टिव थी और बहुत ही ड्यूटीफुल थी. हैना इज़ वेरी पजेसिव अबाउट हर हस्बैंड, नहीं बच्चे भी थे ऐसा नहीं बोल सकते. हैना इज़ वेरी केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल, येस. डोमिनेंट नहीं थी, फसी और नागिंग भी नहीं थी. वो नागिंग नहीं थी मतलब अपनी बात पे जिद करती थी, किसी बात पे अड़ गई, तो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी. वो डोमिनेंट नहीं थी, नहीं. अगर वो डोमिनेंट होती तो कब का अमेरिकन मैन को वो अपने घर से निकाल चुकी होती थी, जिसकी वजह से उसको इनसिक्योरिटी हो रही थी, रिस्क क्रिएट हो रहा था बच्चों के लिए, और प्रॉब्लम बढ़ रही थी. बिकॉज सबको पता था कि इनके घर में एनिमी रहता है, और सब उनके घर के जितने भी मेड सावन से घर छोड़ के चले गए थे, उनको ऑल टुगेदर सारी ड्यूटीज खुद करनी पड़ती थी. तो यहाँ से समझ में आता है शी वॉज वेरी केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल वाइफ. Let's check B as the right answer, and here we go with well justification. Now moving with the next one. She didn't wish to be left alone with the white man. This thought of Hannah reveals the fact that Hannah कभी नहीं चाहती थी कि वो अकेले उस white man के साथ वहाँ पर रहें. तो ये क्या पता चलता है यहाँ से? Hannah hates white man, तो उसको घर में जगह क्यों देती, उसकी टेक केयर क्यों करती, हॉस्पिटैलिटी क्यों देती अगर वो हेट करती? दिस इज नॉट राइट. He was dangerous. नहीं, वो तो बीमार था, वो तो चल भी नहीं पा रहा था इंडिपेंडेंटली, तो वो डेंजरस कैसे हो सकता था इस केस में? वॉर मेक्स पीपल एनिमी से तो फैक्ट था जो यहाँ से पता नहीं चल पा रहा. हैना इज टिमिड एंड कॉशियस. तो शाई एंड टिमिड, थोड़ी डरी सहमी सी थी, थोड़ी अलर्ट थी कि अगर मान लो कुछ, बिकॉज वो एनिमी है, हमने उसको अपने घर में जगह दी, मान लो उसके दिमाग में कुछ आ जाए और वो हमें किल कर दे, मेरे बच्चों को हार्म पहुंचा दे. शी वॉज एट द सेम टाइम वो बहुत कॉशियस थी और वो थोड़ी टिमिड भी थी, इसीलिए वो शी वॉज स्केयर्ड. शी डिडंट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन. तो यहाँ से हमें पता चलता है डी विच साउंड्स the very right option. Let's immediately check, and here it is. Next question. And then sheer stark terror seized me. Which of the following options has used the same figure of speech as in the underlined phrase above? And then sheer stark terror seized. ये कब बोला गया? विलियम डगलस ने डीप वाटर में. तो क्या हुआ था? Sea waves roared frighteningly on a stormy night. Then a sheer stark terror seized me. एक बड़ी सी लहर आई जिसने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया, बिकॉज वो लहर ने मुझको किक ऑफ कर दिया था, और उससे मैं जो पानी से मेरे दिल और दिमाग में जो डर बैठा वो आज तक निकल नहीं पाया. सो फियर इज अ पॉइजन. फियर एक ऐसा पॉइजन है ये. बट ही रोल्ड लाइक अ लायन इन एंगर. नहीं, उन लायन जैसे चीखा जैसे घुर्राता है लायन गुस्से में, नहीं. आई एम फ्राइटफुली सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स. नहीं, फियर इज अ पॉइजन. ये फियर एक पॉइजन है. और sea waves roared frighteningly on a stormy night. ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज ये पता चल रहा है कि sheer stark terror जिसने मेरे को बिल्कुल सीज कर दिया, मेरे को चोक कर दिया, मेरे को बिल्कुल खत्म सा कर दिया, that was the sea waves roared frighteningly on a stormy night. So sounds very relevant. Let's immediately check, and here it is with the right answer.
Next question. The young man echoed the lament of their elders. Select the option which indicates Anis Jung's view on the young man. Young man echoed the lament of their elders. तो वो यहाँ पे अनीस जंग का जो चैप्टर था वो क्या बताना चाहता है कि जितने भी young man they echo the lament of their elders. They don't take any initiative. No, they are as poor as their elders. They are helpless as their elders. They don't support their elders. They are as per. अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था अनीस जुंग ने चैप्टर लिखी थी जहाँ पे हमने देखा था कि कैसे बच्चों के साथ मिजरेबल कंडीशन क्रिएट करी जाती है जिसमें वो रहते. दे आर फोर्स टू लिव डिस्पाइट देयर ओन विशेस ड्रीम डिज़ायर्स. वो उनको फुलफिल नहीं कर सकते, मजबूरी में उनको वो चीज़ें परस्यू करनी पड़ती. सो उनके हाथ में कोई ऑप्शन है बिकॉज द रिच बिजनेसमैन द पॉलिटिशियन ये सब इन पे अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं. दे आर फोर्स टू डू or opt the same profession as a legacy, as a tradition. So what? They don't take any, वो लोग initiative नहीं लेते. ऐसा नहीं था मुकेश ने initiative लिया था, वो कार मैकेनिक बनना चाहता था but he was not allowed. They're as poor. वो तो fact है. इससे क्या पता चल रहा है? The young men echo the lament of the elders. मतलब ये इको का मतलब क्या था? गूंजना. कि जो उन्होंने करा वही इन पे रिफ्लेक्ट हो रहा हो, वही ये लोग भी कर रहे हैं. वही सेव जी. दे आर हेल्पलेस. वो चाह कर भी कुछ नहीं करते थे. सेम एज द एल्डर्स. वो भी कुछ नहीं कर पाए. इनके जो पेरेंट्स थे वो उनको मजबूरी में करना पड़ा प्रोफेशन को ऑप्ट और आगे ये लोग भी यही करें. सी साउंड्स वेरी रेलिवेंट ऑप्शन एज पर द चैप्टर. जल्दी से चेक कर लेते हैं एंड हियर इट इज द करेक्ट आंसर. आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर. किसी को भी कोई डाउट नहीं. इट्स बियॉन्ड डाउट. But the jump made no difference. Select the option that reflects the tone of Douglas. बहुत बार जब वो पानी में वो बुली करा था उस स्मार्ट बॉय ने और उन्हें खुद से अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश करी. जब वो क्या करते हैं अपने टोस पर ऐसे खड़े होते और जोर से जर्क देते हैं कि और ऊपर उछल. जब हम ऐसे जंप करते हैं ना तो बॉडी ऊपर की तरफ जाती है. जितनी जोर से नीचे से जर्क लगता है बॉडी उतनी ऊपर जंप करती है. उन्होंने बहुत ऐसी कोशिश करी विलियम डगलस ने, नरेटर खुद ने, बट ऑल इन वेन. तो यहाँ पे बट द जंप मेड नो डिफरेंस. Select the option that reflects the tone of Douglas. Fear. वो डर गए थे क्योंकि जितनी भी कोशिश कर रहे थे वो सब फ्रूटलेस थी. एंगर, गुस्सा आ रहा था उनको. गुस्सा किससे आएगा? तो डरे हुए थे बहुत ज्यादा. रिग्रेट किस चीज का होता? उनको तो स्विमिंग आती नहीं थी, रिग्रेट होने की बात ही थी. ग्रीफ नो. फियर. वो इतने ज्यादा डर गए थे कि जितनी भी एफर्ट करे थे वो रिजल्ट नहीं दे रही थी तो उससे ज्यादा उससे उनका डर और ट्रिगर हो रहा था. सो द टोन जो रिफ्लेक्ट कर रहा है विलियम डगलस की, दैट वाज फियरफुल. So let's check with the correct answer and here it is. अब हम proceed करते हैं अपने next question की तरफ. Suppose you were condemned to death and the next day I had to have my operation. The tone of the general indicates. अभी डॉक्टर सदाऊ जिनकी टेक केयर कर रहे थे, जो वहाँ के ओल्ड जनरल थे, वो काफ़ी बीमार रहते थे जिसका रीज़न था कि उन्होंने डॉक्टर सदाऊ को पर्सनली अपॉइंट किया गया था उनकी टेक केयर करने के लिए और जिसकी वजह से वो उनको कहीं भेजते भी नहीं थे. बिकॉज जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो ऐसी सिचुएशंस पे बहुत सारे डॉक्टर्स को वहाँ पे इक्विप किया जाता है, इनकी ड्यूटीज़ लगाई जाती है. बट डॉक्टर सदाऊ बहुत सीनियर मोस्ट थे, बहुत एक्सपीरियंस थे, हाईली प्रोफेशनल डॉक्टर थे जो बहुत स्किल्डफुल थे, तो इनको कहीं नहीं भेजते थे. और इसीलिए यहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था, सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माय ऑपरेशन. तो तब क्या करोगे? तो ये जो टोन है जनरल इंडिकेट व्हाट. आप वरीड अबाउट डॉक्टर सदाऊ एज इज गोइंग एट इज गुड साइंटिस्ट. वो एक अच्छे साइंटिस्ट थे, ऑफ कोर्स ही वाज वरीड अबाउट डॉक्टर सदाऊ. वो नहीं, उनका कोई कंसर्न नहीं था. वो मतलब ही थे कि वो वहाँ चले जाएंगे वॉर जहाँ पे हो रहा है तो मेरी टेक केयर कौन करेगा, मेरे साथ कोई ऐसी कंडीशन आ गई एक्सट्रीम तो मेरे को कौन देखेगा. ही वाज लाइक सेल्फिश अप्रोच. तो ये तो नहीं था. ही वाज नॉट एट ऑल केयर और केयरिंग अबाउट और वरीड अबाउट डॉक्टर Sadao. Working against the law and order of the country. क्या he was working against the law and order वाली कोई डॉक्टर और पेशेंट में बात नहीं थी. Uncertain about his health condition. वो थे बट यहाँ से नहीं समझ में आ रहा कि was हेल्थ के लिए वो अनसर्टेन थे. बीमार तो ऑलरेडी इतने लंबे समय से चल रहे थे, वो उनको पता भी था. बट ये लाइन क्या बोलती? सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन. तो तब क्या करोगे? तो इससे पता चलता है कितने सेल्फिश हैं और कितने डिपेंडेंट
डिपेंडेंट है वो डॉक्टर सदाव पे फॉर हिज ट्रीटमेंट, कि वो उतना भी बियर नहीं कर सकते कि अगर किसी की डेथ भी हो जाए, वो बोल रहे थे मान लो अगर तुम्हारी फैमिली में किसी की डेथ हो जाए, तुम्हें वहाँ पे जाना पड़े तो तब, और मेरी कंडीशन बहुत सीवियर है, तब तुम क्या करोगे? तो उसको मना रहे थे कि दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ मी. सो ही वाज वेरी सेल्फिश, दिस ओल्ड जनरल वाज वेरी सेल्फिश and highly dependent on Dr. Sadao for his treatments. So D sounds very relevant option. Let's immediately check and end with this session. So here we have completed the discussion of MCQs which were based on all the chapters of your supplementary reader book, that is Vistas. I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि एग्जाम में कैसे चीज़ें आने वाली हैं, and it was really an informative session. If it really was, please do give thumb and give a comment on the comment section. और यहाँ पे हम proceed करते हैं अपने end की तरफ. Thank you very much for watching. Please do share, like and subscribe us.